हिंदी मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म लॉ अबाइडिंग सिटीजन का रिकैप करूंगा। मूवी शुरू होती है क्लाइड से, जो एक टिंकरर है। उसकी बेटी उसके नक्शे कदम पर चलकर उसके लिए एक ब्रेसलेट बनाया है और अब वह माँ के लिए एक ब्रेसलेट बना रहा है। क्लाइड को उसकी पत्नी दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जब वह करता है तो उसे नीचे गिरा दिया जाता है और दो चोर घर में घुस जाते हैं। वे क्लाइड के हाथ बांध देते हैं और घर लूट लेते हैं। चोरों में से एक डार्बी कहता है, आप भाग्य से नहीं लड़ सकते, और क्लाइड को छुरा घोंप देता है। डार्बी का साथी रूपर्ट बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे केवल चुप रहने के लिए कहा जाता है। क्लाइड को अपनी पत्नी के बलात्कार और हत्या को देखने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब उसकी छोटी बेटी दिखाई देती है, वह इस भाग्य से भी मुक्त नहीं हो पाती। प्रोसिक्यूटर निक क्लाइड मामले के बारे में सहयोगी से बात करता है कि बीती रात मामला हाथ से निकल गया, क्योंकि एक जज ने फैसला सुनाया है कि डीएनए जो अपराध स्थल से मिला है वो अस्वीकार्य होगा। वो मुकदमे में जाने के बजाय डील देने का फैसला करता है। वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है। कहता है, कुछ न्याय बिना न्याय से बेहतर है। निक क्लाइड से मिलता है और उसे नोट देता है कि उसे लगता है कि इससे मामले में मदद मिल सकती है। निक नोट को एक तरफ रखता है और कहता है कि डार्बी रूपर्ट के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत हो गया है, जो उसकी गवाही के साथ मृत्यु दंड को जाएगा और डार्बी को 5 साल तक की जेल की सजा होगी। वह निक से सौदा नहीं करने की विनती करता है, लेकिन यह पहले ही तय किया जा चुका है। इसी तरह न्याय प्रणाली काम करती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। निक कहता है कि यह उसके लिए एक जीत है। कचहरी में पूरी घटना को इस तरह पेश किया गया मानो मुख्य अपराधी रूपर्ट ही हो। डार्बी चुपचाप निक की पत्नी का मजाक उड़ाता है, जैसे कि वह बगल में है, और डील पर साइन करता है। बाहर निक प्रेस को कोर्ट रूलिंग के बारे में और डार्बी व्यंग्यात्मक रूप से उसका साथ देने के लिए धन्यवाद के बारे में एक बयान देता है। निक दूर से देखता है, वो भी हैरान है कि सब कुछ कितना गलत है। दिन भर की मेहनत के बाद निक घर आता है। उसकी पत्नी केली और अपने आप को शांत करने के लिए वह अपनी पत्नी के पेट में अपनी बेटी से बात करता है। 10 वर्ष बाद निक की बेटी बड़ी हो गई है, लेकिन वह हमेशा की तरह व्यस्त है। एक बार फिर उसे स्कूल में अपनी बेटी के गायन को मिस करना पड़ रहा है। केली नाखुश है कि वह उसको इग्नोर कर रहा है। आज वह दिन है जब रूपर्ट को फांसी दी जानी है, लीथल इंजेक्शन द्वारा, और निक अपनी सहकर्मी सारा के साथ मौजूद हैं। वह गवाह है। रूपर्ट मरने से पहले कहता है कि वह क्लाइड के परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं था। यह सारा और निक को ठीक नहीं लगता। रूपर्ट को 3 दवाओं के साथ इंजेक्ट किया जाता है, बिना दर्द के मारने के लिए, जिन्हें एक विशिष्ट क्रम में प्रशासित किया जाता है। इंजेक्ट करते ही वह दर्द से कांपने और चीखने लगता है और दर्दनाक मौत मर जाता है। वार्डन बताता है कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक पुलिसकर्मी आता है और प्रोसिक्यूटर्स को भाग्य से नहीं लड़ सकता लाइन के साथ एक बोतल सौंपता है जो उस पर लिखी है। निक इस लाइन को पहचान लेता है और पुलिस डार्बी को देखती है और उसका ठिकाना ढूंढती है। डार्बी, जो ड्रग सूंघ रहा है, उसे एक कॉल आती है। आवाज दब जाती है और उसके बारे में जानने के लिए सब कुछ बता देती है। डार्बी पागल हो जाता है। आवाज उसे खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। वह देखता है कि पुलिस हर तरफ से उसके पास आ रही है। डार्बी बाहर भागता है और पुलिस कारों पर कुछ शॉट फायर करता है। उसे दबी हुई आवाज से एक और कॉल आता है कि अगर वह जेल से बाहर रहना चाहता है, उसे बंदूक को छोड़कर बंद पड़े कारखाने की ओर आना पड़ेगा। डार्बी को जैसा कहा जाता है वैसा ही करता है। सौभाग्य से वहां रास्ते में वह अपनी कार में एक ऑफिसर को सोता हुआ पाता है। वह अंदर जाता है, उसकी बंदूक ले लेता है और उसे कार चलाने के लिए मजबूर करता है। वे सुनसान जगह पर रुकते हैं। डार्बी उसे घसीटता है और कहता है, अपने घुटनों पर बैठो, लेकिन इससे पहले डार्बी कुछ करता, वो जान जाता है कि उसको बचाने वाला खुद क्लाइड है, उसके अलावा कोई नहीं। डार्बी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक टॉय बंदूक है। इसके बजाय वो उसे लकवा मारने वाले सीरम का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन वह होश में रहता है। दूसरे शब्दों में, डार्बी हिल नहीं सकता, लेकिन वह सब कुछ महसूस करता है। क्लाइड फिर उसे अपने गोदाम में बांध कर रखता है और डार्बी को बताता है कि उसे वह दर्द महसूस होगा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। उसने उसकी जान लंबे टाइम तक बचाने के लिए सभी जरूरी चीजों का इंतजाम कर रखा है। टॉर्चर शुरू करने से पहले क्लाइड उसे बताता है कि वह जानता है कि असहाय होना कैसा होता है, जैसे वह 10 साल पहले था, और कहता है कि आप भाग्य से नहीं लड़ सकते, और रिकॉर्डिंग शुरू करता है और डार्बी को काटना शुरू कर देता है।
निक और सारा लीथल इंजेक्शन से छेड़छाड़ पर बात करते हैं। निक को लगता है कि डार्बी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके पास ये काम करने के लिए दिमाग नहीं है। कुछ देर बाद पुलिस को डार्बी 25 टुकड़ों में मिलता है। वे निक को भीषण नज़ारे की सूचना देते हैं। सारा को लगता है कि एकमात्र व्यक्ति जिसके पास मकसद है वह क्लाइड है। उसने हाल के वर्षों में अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और विचित्र स्थानों में संपत्ति खरीदी है। वह उस गोदाम का भी मालिक है जहां डार्बी मिला था। पुलिस ब्रिगेड क्लाइड के घर जाती है, जो सायरन की आवाज सुनकर शांति से कपड़े उतार रहा होता है। वे उसके घर को घेर लेते हैं और क्लाइड उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है, लेकिन बिना कपड़ों के उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और रास्ते में वह निक को घूरता है। क्लाइड की जगह पर उन्हें कानून की किताबें मिलती हैं और अखबार का एक फटा हुआ टुकड़ा जिस पर निक और डार्बी हाथ मिला रहे होते हैं। क्लाइड को जेल के पूछताछ रूम में हथकड़ी लगा रखी होती है। दुर्भाग्य से उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वे केवल उससे जुर्म कबूलने की उम्मीद कर सकते हैं। निक की बेटी को उसके गायन की रिकॉर्डिंग मिलती है। वो माँ से उसे देखने के लिए जिद करती है, लेकिन वो उसे यह कहते हुए मना कर देती है कि वे इसे उसके पिता के साथ देखेंगे। निक की बेटी चुपचाप डीवीडी चालू कर देती है। यह उसका गायन नहीं है, बल्कि क्लाइड के डार्बी को काटने का वीडियो होता है। निक क्लाइड का सामना करता है। वह लाइव फीड बंद कर देता है और एक छोटी सी हरकत करता है, जैसे कि क्लाइड ने जो किया हो वो सही है। क्लाइड ने गोल चक्कर में कबूल करता है कि वह डार्बी और रूपर्ट को मारना चाहता था और उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि उन्हें कैसे मारा जाए। निक इसे अपना कबूलनामा मानता है और बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन क्लाइड उसे रोक देता है। ध्यान से निक की दिनचर्या को समझाता है और उसे बताता है बैठ जाओ। भले ही निक कहता है कि वे यहाँ कर क्या रहे हैं, क्लाइड कहता है कि उसने जो कुछ भी उसे बताया है वो अस्वीकार्य है, क्योंकि उसने सीधे तौर पर कभी नहीं कहा कि उसने किसी को मार डाला और जानता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। और हालांकि डार्बी क्लाइड के गोदाम में मृत पाया गया था, लेकिन क्लाइड के पास देश भर में कई संपत्तियां हैं और वो कह सकता है कि यह एक सेटअप है। निक कहता है कि वे जानते हैं कि उसने ऐसा किया है, लेकिन यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या साबित कर सकते हैं। क्लाइड कहता है कि अगर निक उसके लिए कुछ करेगा तो वह अपना पूरा कबूलनामा दे देगा। क्लाइड एक बिस्तर मांगता है। निक का अहंकार उस पर हावी हो जाता है और वो मना कर देता है। निक के सुपरवाइजर जोनास डील न करने के लिए उसे डांटते हैं। एक गद्दे के लिए एक कबूलनामा छोड़ दिया, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। निक को विश्वास है कि क्लाइड उनके साथ गेम खेल रहा है। जोनासो एक बार फिर उसे सौदा करने की सलाह देता है। क्लाइड को वह गद्दा मिल जाता है जो वह चाहता था। किसी की नज़र पहले से ही जेल में होती है। वार्डन क्लाइड के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करता है। अदालत कक्ष में निक क्लाइड की जमानत से इनकार करने की याचना करता है। अपने बचाव में वह कानून का पालन करने वाला नागरिक होने का दावा करता है और निक के पास बिना जमानत उसे हिरासत में रखने के लिए सबूत नहीं है। न्यायाधीश क्लाइड से सहमत होती हैं। निक कहता है कि क्लाइड अपना पूरा कबूलनामा देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उसने नहीं दिया। उस पल में क्लाइड यह कहते हुए तालियां बजाना शुरू कर देता है कि वह एक कातिल बस इसलिए जाने देगी क्योंकि उसने 2 मीठी बात कर ली। क्या ये सच है? ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उसे बाहर ले जाने से पहले गुमराह होने के लिए न्यायाधीश को कुछ और बार फटकार लगाता है और उसकी जमानत खारिज हो जाती है। बाद में पूछताछ कक्ष में क्लाइड उस टेप की बात करता है जो उसने उसे भेजा था, बुराई पर अच्छाई की जीत, और जैसा कि वादा किया गया था वह स्वीकार करता है कि वो टेप पर था। वह आगे बढ़ता है कहने के लिए कि उसके पास एक और कबूलनामा है, लेकिन उसे बदले में कुछ और चाहिए। निक थक गया होता है। उसकी बकवास सुन सुन के क्लाइड बताता है कि वह दोपहर के भोजन के लिए जेल में 20 औंस स्टेक और एक आईपॉड चाहता है। निक के जाने से पहले क्लाइड ने उसे अपने कबूलनामे के रूप में बिल रेनॉल्ड्स का जीवन देता है। बिल डार्बी के वकील था। निक लौटता है और सारा कहती है कि बिल 3 दिन से गायब है। क्लाइड कैमरे में बोलता है और निक को कहता है कि अगर वह बिल को जिंदा बचाना चाहता है उन्हें कल दोपहर ठीक 1 बजे अपनी मांगों को पूरा करना होगा। अगले दिन वे स्टेक को जेल में डिलीवर करवाते हैं, लेकिन 1 बजने से 5 मिनट पहले वार्डन प्रोसिक्यूटर्स की दोबारा जांच करने का फैसला करता है। जब वे क्लाइड के भोजन के साथ पहुंचते हैं तो वे 8 मिनट लेट हो जाते हैं। वह अभी भी अपना कूल रखता है और उन्हें बिल का ठिकाना बताता है। वह उन्हें यह भी बताता है कि दोपहर 1 बजे का वक्त उसके लिए नहीं था,
बल्कि बिल के लिए था, इसलिए वे जल्दी करें। निक एक हेलीकॉप्टर के लिए दौड़ता है और वे घटनास्थल के लिए उड़ान भरते हैं। क्लाइड अपने आईपॉड को सुनता है और अपने सेलमेट के साथ स्टेक का आनंद लेता है जिसने उसे अभी धमकी दी थी। वे जल्दी से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन यह सब क्लाइड द्वारा किया गया एक नाटक होता है। स्टेक की हड्डी के लिए किया होता है। वह संगीत चालू करता है और रिमोट को सेलमेट को विचलित करने के लिए देता है, जबकि वह उसकी गर्दन में हड्डी घोंप देता है। गार्ड क्लाइड के सेल में आते हैं और वार्डन गुस्से में होता है। निक ने बिल को ऑक्सीजन मास्क के साथ दहन पाता है। वह मर चुका होता है क्योंकि उन्हें 15 मिनट लगे जेल से वहां पहुंचने के लिए। तो अगर क्लाइड को अपना दोपहर का भोजन समय पर मिल गया होता तो बिल अभी भी जीवित होता। निक को सारा से एक संदेश मिलता है कि क्लाइड ने सेलमेट हत्या कर दी है। गार्ड और वार्डन उसे सॉलिटरी में ले जाते हैं। निक सॉलिटरी कारावास में क्लाइड से मिलने जाता है और पूछता है कि इन सभी लोगों को मारने का क्या मतलब है। क्लाइड सभी लोगों को उनके काम के लिए जवाबदेह ठहराना चाहता है। निक क्लाइड को अपनी बेटी का ब्रेसलेट देता है और पूछता है कि क्या उसके परिवार को इस पर गर्व होगा कि वह उनके नाम पर बदला ले रहा है, लेकिन क्लाइड कहता है कि उसकी पत्नी और बेटी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, वे मर चुके हैं। निक और जोनास एक सरकारी अधिकारी से मिलते हैं जिसके पास क्लाइड के बारे में अधिक जानकारी होती है। उनका कहना है कि क्लाइड एक जन्मजात रणनीतिकार है जो लोगों को उनके साथ एक ही कमरे में रहे बिना मार देता है। अगर क्लाइड जेल में है तो इसका मतलब है कि वह वहां रहना चाहता है। उसके द्वारा मारा गया सेलमेट कोई भी नहीं था, यह एक मोहरा है जिसे बोर्ड से हटा दिया गया है और वह सुझाव देता है कि वे और इन्फॉर्मेशन की तलाश करें। अधिकारी निक को बताता है कि क्लाइड को रोकने का एकमात्र तरीका है उसके सेल में जाके उसके सिर में गोली मारकर, क्योंकि अन्यथा उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह हर उस व्यक्ति को निशाना बना रहा है। वह हर उस व्यक्ति को टारगेट कर रहा है जो उसके परिवार के मामले में शामिल है, जैसा ही वह चाहता है। वह कहता है, अगर क्लाइड आपको मारना चाहता है, आप मर चुके हैं। इस जानकारी के साथ निक और जोनास जज के पास आते हैं और हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्लाइड की सिविल राइट्स को खत्म मुलाकात को प्रतिबंधित करने के लिए कहते हैं। जज सहमत है और डॉक्यूमेंट में साइन कर देती है। तभी उसका सेल फोन बजता है और जब वह इसका जवाब देती है तो वह ब्लास्ट हो जाता है। वे चौंक जाते हैं। निक क्लाइड से जेल में मिलने जाता है। वह उससे उसके साथी के बारे में पूछता है और क्या ये बदले की बात है, कहता है। क्लाइड को गुस्सा आता है क्योंकि निक को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यह किस बारे में है। अगर वह बदला लेना चाहता तो 10 साल पहले ही उनका कत्ल कर देता। क्लाइड फिर निक को एक आखिरी मौका देता है कि उसे सुबह 6 बजे तक छोड़ दे, वरना सभी मर जाएंगे। क्लाइड को कई गार्डों द्वारा मैक्सिमम सॉलिटरी में ले जाया जाता है। निक और सारा जेल में मिलते हैं जहां वे दस्तावेजों को ध्यान से देखते हैं, कोई सुराग खोजने के लिए कि बाहर से क्लाइड की मदद कौन कर रहा है। लेकिन सारा को शक होने लगता है कि उस समय डर्बी के साथ डील करने का उनका फैसला सही था या नहीं। निक उसे बताता है कि वो सही फैसला था। डीए का स्टाफ सुबह 6 बजे तक रहता है। फिर निक सभी को आराम करने के लिए घर भेज दिया जाता है। जब सारा अपनी कार स्टार्ट करती है, कारों से लगा बम ब्लास्ट जाता है। सारा और सभी की मौत हो जाती है, पर क्लाइड अभी भी कैद है। तब निक को यकीन होता है कि कोई उसकी मदद कर रहा है। 6 अधिकारी मारे जाते हैं। मेयर से मिलने निक और जोनस जाते हैं। वो कहता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक गिरफ्तार आदमी इतना नुकसान कैसे कर सकता है। वह 2 गार्ड को सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट करता है। निक अपने परिवार को एक सुरक्षित जगह पर भेजता है और इसे वेकेशन कहता है, बिना क्रेडिट कार्ड या सेल फोन के, कुछ भी जो उनकी लोकेशन बता सके। जब निक वापस अंदर आता है और फ्रेम किए गए अखबार के लेख को नोटिस करता है, वो समझ जाता है कि कोई उसके घर में आया था। वापस जेल में क्लाइड को टहलने के लिए छोड़ दिया जाता है और निक और जासूस द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। गुस्से में निक क्लाइड को पीटता है, जो केवल कहता है कि ये अच्छा है कि वो गुस्से में है, पर वो तो अभी शुरू हुआ है। जासूस बंदूक निकालता है लेकिन निक उसे रोक देता है। क्लाइड कहता है कि निक जो अब विटनेस करेगा वह खतरनाक होगा। सारा के अंतिम संस्कार में जोन्स को लगता है कि वे खुद इसके जिम्मेदार है, लेकिन निक अब भी मानता है कि उन्होंने जो किया सही किया, लेकिन वो खुद पर शक करने लगता है। जैसे ही वे कुछ दूर जाते हैं, काले रंग के कपड़ों में एक आदमी ईएमपी और रॉकेट लॉन्चर से लैस एक सैन्य ड्रोन को चला रहा है। वह कारों को खराब कर देता है और वे रुक जाते हैं। जोनास की कार एंटी टैंक होती है। निक को यकीन है कि ये हमला जोनास के लिए किया गया है। वह कार को उड़ा देता है
मेयर को विश्वास नहीं हो रहा था कि निक ने इसे इतने लंबे टाइम तक होने दिया। वह उसे सस्पेंड करना चाहती है, लेकिन मीडिया का दबाव कम करने के लिए वह उसे नए स्टेट अटॉर्नी के रूप में अपॉइंट करती है। फिलाडेल्फिया के मेयर ने इमरजेंसी जारी कर दी होती है, पूरे शहर को लॉकडाउन करने का आदेश, और शहर में किसी को भी बिना परमिशन के आवाजाही की अनुमति नहीं है। निक को सारा के कॉन्टैक्ट से एक ईमेल मिलता है। यह प्रॉपर्टी के बारे में है जिसे क्लाइड ने खरीदा था। वह पिछले 10 वर्षों में फिलाडेल्फिया में बेची गई सभी प्रॉपर्टीज को ढूंढता है, और तब निक को पता चलता है कि क्लाइड के पास एक छोटा गैराज है जो जेल से ज्यादा दूर नहीं है। वह और जासूस गैरेज की जांच करने के लिए मिलते हैं। वे फर्श में एक छेद पाते हैं। यह एक सुरंग है जिसे क्लाइड ने खोदा होता है, जो सीधे जेल के नीचे जाती है। क्लाइड ने यहाँ से सेल में जाता है, इसलिए उसने अपने सेलमेट को मार डाला। यही उसकी प्लानिंग थी। जासूस क्लाइड के सेल की जांच करता है, लेकिन वह वहां नहीं होता है। चौकीदार के भेष में क्लाइड को मिली सुरक्षा से बचकर और सिटी हॉल में जाता है, और निक को पता चलता है कि क्लाइड के पास हर जगह कैमरे हैं, यहाँ तक कि निक के घर में भी। और सेंटर के बारे में वॉन क्लेसेविट्ज की एक लाइन, गुरुत्वाकर्षण की इस मामले में सिटी हॉल। क्लाइड ने मेयर को मारने के लिए नैपलम बम लगाया होता है, जो जल्द ही सुरक्षा बैठक करेंगे। निक और जासूस जल्द ही आ जाते हैं। सावधानी के तौर पर उन्हें चुपचाप आगे बढ़ना चाहिए ताकि क्लाइड को पता न चले कि वे उसके पास हैं। वे क्लाइड की गाड़ी को सम्मेलन कक्ष के ठीक नीचे 5वीं मंजिल पर देखते हैं। उन्हें एक सूटकेस मिलता है जिस पर उन्हें संदेह है कि वह बम है। बम निरोधक दस्ते ने सूटकेस खोला और कहता है कि बम सेल फोन से सक्रिय है और किसी भी समय फट सकता है। क्लाइड के गोदाम की निगरानी के लिए नियुक्त कुछ एजेंट उसे नोटिस करते हैं और निक को सूचित करते हैं। क्लाइड सुरंग में अपने उपकरण के पास जाता है और बैठक शुरू होते देखता है। वह अपना सेल फोन ले लेता है और अपने सेल पर चला जाता है। अपने सेल में क्लाइड निक द्वारा चौंका दिया जाता है। उसके पास एक बंदूक होती है और वो क्लाइड को सही काम करने के लिए कहता है, जिससे उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। क्लाइड पूछता है कि क्या वह यहाँ लास्ट डील के लिए आया है। निक कहता है कि उसने आखिरकार जान लिया है कि क्लाइड उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। क्लाइड कहता है कि मैं हत्यारों के साथ सौदा नहीं करता। निक उसे ऐसा न करने के लिए कहता है कि इस एक निर्णय के साथ उसे जीवन भर रहना होगा। क्लाइड कहता है कि उसे खेद है और नंबर पर कॉल करता है। तभी निक सेल छोड़ देता है और कहता है कि शेष जीवन से उसका मतलब लगभग 25 सेकंड था। जासूस नीचे सुरंग के दरवाजे को भी बंद कर देता है क्योंकि निक बम के सूटकेस को क्लाइड के बिस्तर के नीचे रखा होता है। वह अपनी बेटी के ब्रेसलेट को आखिरी बार देखता है इससे पहले कि उसका सेल आग की लपटों में बदल जाए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।